नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर संदेशखाली घटना को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है और साथ ही साथ उस पर राजनीति भी गर्माती जा रही है। बीजेपी सिलीगुड़ी, वर्धमान समेत कई शहरों में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कई जगह पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, इस पर हंगामा हो रहा है। कई विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी के हमलों के बीच में संदेशखाली पर ममता बनर्जी ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि संदेशखाली में आरएसएस का आधार है और वहां पहले भी दंगे हुए हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैंने कभी अन्याय का समर्थन नहीं किया। अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग की टीम भी मौके पर है और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए घर घर जा रही है। सब मालूम था ये मुख्यमंत्री को, सब मालूम था पुलिस को, सब मालूम था प्रशासन को, और आज चोपड़ा के साथ संदेशखाली का इक्वेट कर रहे। थोड़ा सा तो बुद्धि रखिए, थोड़ा सा। और केंद्र सरकार को हमारा रिक्वेस्ट है कि एनआईए भेजकर ये जो गुंडा है शेख शाहजहां, इनको पकड़ के घिसटते घिसटते दिल्ली लेके जाए। आज रात को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नड्डा जी के निर्देश पर एक डेलीगेशन आ रहे, 6 जन का एक टीम, यूनियन मिनिस्टर, एमपीज, एक्स डीजीपी, और कल हम लोग जाएंगे संदेशखाली, हम भी रहेंगे वो टीम में, और जाके एक्चुअल जो हुआ है वो रिपोर्ट लेके सेंटर में भेजना है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पे आक्रामक है और इस पर एक बड़ा मुद्दा चुनावों से पहले इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के हुए अत्याचार को लेकर लगातार जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है और ममता बनर्जी सरकार इस पर बैकफुट पर है, और ये जो एक पूरा मुद्दा बनता जा रहा है। आपको याद दिला दें कि संदेशखाली वही जगह है जहां पर कुछ महीने पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम गई थी और जिसके ऊपर हमला किया गया था। शेख शाहजहां एक टीएमसी के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे और वो अभी तक इस मामले में फरार चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसानों के जो प्रदर्शन चल रहा है पंजाब और हरियाणा की सीमा पर। पंजाब में कई जगहों पर अब किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। राजपुरा, भटिंडा समेत कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। इस आंदोलन में पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राह के प्रदर्शनकारी शामिल हैं। उन्होंने 4 घंटे तक टोल प्लाजा फ्री करने का भी ऐलान किया है। दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने और उन पर आंसू गैस चलाने के विरोध में यह फैसला भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने किया है। इस आंदोलन के कारण कई जगहों पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा और किसानों ने कम से कम अपनी बात को एक बार फिर से मनवाने की कोशिश जरूर की है। वहीं शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने उनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे पंजाब में कुछ घंटे के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए। इस दौरान वहां से गुजर रहे वाहन बिना टोल दिए मुफ्त यात्रा उन्होंने की। पंजाब के मोहाली जिले में अजीजपुर टोल पर हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने रिपोर्ट फाइल की है, आपको जरा दिखाते हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनके समर्थन में और उन पर जिस तरह के आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई चल रही है, उसके खिलाफ आज पूरे पंजाब में 2 चीज़ें हुई हैं। पहला, रेल रोको किया गया है कुछ घंटे के लिए, साथ ही दोपहर में कुछ घंटे के लिए टोल प्लाजा फ्री किए गए हैं। तो मैं इस वक्त मोहाली ज़िले के आजिजपुर टोल प्लाजा पर हूँ। ये देखिए, यहाँ पर टोल ये बंद करा दिया गया है, यानी कि जो टोल कलेक्शन होता है, आप आते हैं फास्टैग के ज़रिए, आपके फास्टैग से पैसे कट जाते हैं। ये सारे टोल जो हैं देखिए बिल्कुल बंद करा दिए गए हैं और सारी गाड़ियों को इधर उधर से, यानी दाएं और बाएं से, देखिए सारी गाड़ियां ये फ्री इस टोल प्लाजा को पार कर रही हैं। ये 2 चीज़ें जैसे कि मैंने बताई कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनकी मांगों के समर्थन में और जो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है उसके विरोध में ये आज पूरे पंजाब में
जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने ये आह्वान किया है और इसी के चलते फिलहाल जो वाहन मालिक हैं उनकी थोड़ी सी मौज है कुछ देर के लिए कि आप जिस भी टोल पे गुजरेंगे वो सारा फ्री मिलेगा। पंजाब में वैसे भी काफ़ी टोल हैं, तो आज जो है लोग जो है कम से कम दोपहर में जो है बिना पैसा दिए टोल पर और अपनी यात्रा कर सकते हैं। आपका नाम बताइए जी। लखविंदर सिंह जी, बीके राज्यपाल मोहाली। ठीक है, तो आप यहाँ ये वाला आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? हाँ जी, हमारे जिला प्रधान खड़े हैं और संयुक्त मोर्चे की कॉल से सभी जथेबंदियों के आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा बता दीजिए कि क्या कितनी देर के लिए क्या रखा था आपने? ये 11 बजे से 2 बजे तक का बंद था। जो शंभू बॉर्डर पे किसान एजिटेशन कर रहे हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है मोदी सरकार द्वारा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर, उसके साथ में इस करके ये बंद किया है उनके समर्थन में कि तक वो जुल्म बंद नहीं करती है। संयुक्त मोर्चे की कॉल थी और संयुक्त मोर्चे ने कल भारत बंद का भी उन्हीं के समर्थन में भारत बंद का भी आह्वान किया हुआ है। अच्छा, इसके लिए जो अगली रणनीति है, संयुक्त मोर्चे की 18 तारीख को फिर मीटिंग है। अच्छा। कोई बड़ा फैसला उनके हक में और लेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जो लोग टोल दे देकर परेशान होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी सड़कों पर टोल लगने लग गया है, हालांकि उसकी वजह से आपको बहुत अच्छी सड़कें भी मिलती हैं, लेकिन अगर अच्छी सड़कें आपको बिना टोल दिए इस्तेमाल करने को मिल जाएं, जैसे देखिए ये गाड़ियां निकल रही हैं, ये सारे टोल बंद कर रखे हैं। यहाँ पे फास्टैग के ज़रिए आप निकलते हैं, पैसा फास्टैग से कट जाता है। अगर कोई फास्टैग से नहीं देता तो डबल पेमेंट देनी होती है, लेकिन क्योंकि किसानों ने आज टोल बंद कराए हुए हैं, तो इसी के चलते पंजाब के सारे टोल प्लाज़ा बंद हैं और पंजाब की बढ़िया बढ़िया सड़कों पर लोग ऐसे ही देखिए बिना टोल दिए आज सफ़र कर रहे हैं। आज़िज़पुर टोल प्लाज़ा ज़िला मोहाली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारियों और केंद्र सरकार के बीच में तीसरे दौर की आज बातचीत होगी। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे ये बातचीत होने वाली है। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय इस बातचीत में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार चाहती है कि वहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हों, लेकिन अभी तक भगवंत मान की तरफ से इस बैठक में शामिल होने की जो कॉन्फर्मेशन है वो नहीं आई है। सरकार इस वजह से भगवंत मान को बैठक में शामिल करना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि फिलहाल किसान पंजाब और हरियाणा की सीमा पर मौजूद हैं और दूसरा पंजाब में रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के आसपास की सीमाओं पर फिलहाल शांति बनी हुई है। बिना किसानों के पहुंचे भी जबरदस्त तैयारियों की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि बैठक होने तक प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अपनी मांगों को मनवाने का यह सही तरीका किसानों का नहीं है। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए। या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। हम देश के किसान और खेत मजदूर हैं, हमारे से ये देश चलता है, हम इस देश का हिस्सा हैं। 60% हमारी आबादी है। हमें आप दुश्मन ना समझ के अपने देश की नागरिक समझिए और हमसे वार्ता करके मसलों का हल कीजिए। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है। हमारा विषय है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि स्टेट की जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की चिंता करेंगे। और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, या जब तक वहां दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई तरीका बात करनी है, तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं। कोई डेपुटेशन इस नाते से 20-30-50 लोगों का जा सकता है।
हम हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे और दृश्य क्या बनेगा? दृश्य क्या बनेगा? लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार? यार यही देश चाहता है क्या? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं। सर, बाजार को लेकर आप कैसे देख रहे हैं जब किसान आंदोलन चल रहा है? देखिए, किसान आंदोलन के कारण से अभी तो क्योंकि शुरुआत है तो नुकसान अभी उतना तो नहीं हुआ, लेकिन ये बात जरूर है कि जब पिछली बार ये आंदोलन हुआ था तो लगभग 50,000 करोड़ के व्यापार का दिल्ली को नुकसान हुआ। इन 2 दिनों में जो हमने देखा है कि प्रतिदिन दिल्ली में अन्य राज्यों से 5 लाख से ज्यादा व्यापारी अन्य राज्यों से आते हैं जो अपना माल खरीदते हैं। लगभग वो व्यापारी आना बंद हो गए हैं। तो अगर उनके हिसाब से दिखाएं तो नुकसान निश्चित रूप से, क्योंकि वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं और जगह से अपना सामान ले रहे हैं, तो दिल्ली को ये नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर ये विषय जल्दी नहीं सुलझा तो निश्चित रूप से दिल्ली में जो ट्रकों की आवाजाही है वो कहीं अगर बाधित होती है तो फिर नुकसान बड़ा होने की संभावना है। व्यापारी आपसे अपनी अंदेशा, अपनी चिंताएं भी जाहिर कर रहे होंगे। ऐसे में सरकार से कोई गुहार आप लोगों ने लगाई है, कोई आग्रह किया है? देखिए, इस मामले में हमने बहुत स्पष्ट कहा कि किसानों के मामले में देश का और दिल्ली का व्यापारी पूरी तरीके से सरकार के साथ में है, क्योंकि ये कोई मौका नहीं है इस प्रकार के आंदोलन करने का। लेकिन सरकार से हमने ये आग्रह किया है कि यदि आंदोलन तेज होता है तो दिल्ली से माल आने के लिए और जाने के लिए सरकार हमें एक सेफ पैसेज जरूर उपलब्ध कराए, जिससे कि माल की आपूर्ति पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और कोई भी चीज को जनता को देने में हमें परेशानी ना आए। रोजाना अगर कोई आकलन कर पाए हो कि रोजाना अगर मान लीजिए जो एनसीआर से जो लोग खरीदार आते थे या कारोबारी आते थे, उसका नुकसान कितना होगा रोजाना दिल्ली का, अगर वही आंकड़ों पे अगर आसपास की बात करेंगे? देखिए, मोटा मोटा अगर हिसाब लगाए तो लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए प्रतिदिन का व्यापार उनके माध्यम से होता था। वहीं दूसरी ओर प्रतिदिन दिल्ली में 30,000 ट्रक आते हैं और लगभग 20,000 ट्रक दिल्ली से बाहर जाते हैं। तो अभी तो ये सब चल रहा है, लेकिन अगर आंदोलन तेज हुआ और तो फिर ट्रकों का मूवमेंट यदि बाधित होता है तो समस्या आएगी और नुकसान बड़ा होगा। मतलब चिंता अभी बरकरार है? चिंता निश्चित रूप से है, और न केवल दिल्ली को ही नहीं, दिल्ली के आसपास जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनको भी चिंता है, क्योंकि दिल्ली देश का सबसे बड़ा व्यापारिक वितरण केंद्र है और पूरे देश में सामान दिल्ली से जाता है। ठीक, बहुत मुश्किल से बात करें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सीधे चलिए, अब चलते हैं आपको। आप समझते हैं मेरा इशारा किसकी ओर है? बहुत से लोग को चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलती अपने पुराने बड़े बड़े भाव के क्षेत्रों में, इसलिए वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, चुनाव में सुधार के लिए ये हमारी मोदी जी की सरकार का एक प्रयास नहीं था। आपको याद होगा वोट लिस्ट पर आपकी फोटो छपती है, ये भी उसमें हुआ था ना। आज बड़ी संख्या में जो ईवीएम लाए गए उससे बूथ कैप्चरिंग बंद हुई है ना। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां तो जब तक 10-15 लाख नहीं गिरती थी चुनाव होता ही नहीं था, और वो अतीत की बात है ना। और भी कई तरीके से चुनाव सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उसका सम्मान करते हैं। इस फैसले पर क्या बोलना है, जैसे मैंने कहा, निर्णय को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ टू अले ऑल द क्वेश्चंस व्हिच मे कम अबाउट। रविंद्र जी, दूसरा क्या था बताइए? नहीं, एक मिनट, मेरे ख्याल में और मैंने इस पर और कोई सवाल मैं नहीं उम्मीद करता हूं। जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और इससे आगे मैं बोलूंगा भी नहीं। डोंट माइंड। नहीं, इसका हो गया। इसके अलावा कोई और सवाल है तो बताइए, इस पर पूरा जवाब आ गया। मैंने भी, एक मिनट आप वेट करें। हाँ जी, प्रदर्शनकारियों का एक वायरल वीडियो जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि राम मंदिर के बाद ये मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया है, उसे नीचा करना, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है, कैसे करना है इसको विचार कीजिए। देखिए किसने क्या कहा है इस पर तो कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे। मैंने भी वो वीडियो देखा है, किसी चैनल पर आप लोग चला भी रहे। शाम में वार्ता होने वाली है मंत्रियों की, हमारी शुभकामनाएं वार्ता सफल हो जाए।
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का ग्राफ तो ऐसे ही बहुत बड़ा है, आज से नहीं बहुत दिनों से है। वो दुनिया के नेता हैं। अभी क्या हुआ है अबू धाबी में और यूएई में आप देख के आ रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि कतर में जो हमारे नेवी के लोग फांसी के फंदे से झूलने वाले थे, कितने सम्मान से वापस आ गए। तो क्या देश और क्या विदेश, प्रधानमंत्री का ग्राफ इसलिए है उनकी ईमानदारी, उनके काम और भारत की 40 करोड़ जनता के आशीर्वाद से। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट, मैं ये सवाल अपने से कहने वाला था। मैंने आने से पहले अभी देखा संदेश खाली पर ममता जी ने विधानसभा में एक बात कही है और बहुत ही शर्मनाक बात कही है कि जो महिलाएं टीम के साथ हाफ कवर करके अपने खिलाफ यौन शोषण की बात कह रही थी, उसको उन्होंने कहा है कि ये महिलाएं अपना मुंह खोल के क्यों नहीं बोलती, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने? संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ममता जी? व्हाई यू हैव बिकम सो अगली, सो क्रूएल, सो एंटी वुमेन ममता जी? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है। और आज आपके सीपीएम के ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती हैं कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। लेकिन दूसरा सवाल आज हमको जरूर उठाना है, यही अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होता तो अब तक देश में तूफान खड़ा हो जाता है। क्या राहुल गांधी, क्या वामपंथी, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या मानवाधिकार संगठन, क्या आप लोग, क्षमा करिए, चलना मुश्किल कर देते। अभी सभी खामोश हैं। इसीलिए कहते हैं शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। तो खैर, इससे वही एक्सपोज होंगे। आज हम बहुत पीड़ित हैं और पार्टी की ओर से ममता जी के इस बिल्कुल शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य की भर्त्सना करते हैं। नरेश जी, आपका सवाल है? मेरा एक सवाल ये था कि जो शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, पंजाब सरकार ने कहा है कि वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल ना करें पंजाब की धरती पर। ये संघीय ढांचे पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री क्या क्या करते हैं छोड़ दीजिए ना, वो तो हम टीवी पर देखते ही हैं रोज है। ये बहुत संवेदनशील विषय है, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, किसानों के लिए कितने बड़े काम किए हैं। आज हम एक बार राष्ट्रीय मंच से जरूर इसको दोहरा देना चाहेंगे कि तो ये रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड पर उन्होंने अपनी बात जरूर रखी, लेकिन उस पर ज्यादा सवाल लेने से इनकार कर दिया। आज ये बहुत बड़ा एक मुद्दा जरूर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है। चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रद्द कर दिया और इसको असंवैधानिक करार दिया है। यह केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका है, क्योंकि केंद्र सरकार अभी तक इस मामले में जो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके पक्ष में अपना उन्होंने पूरा इसके साथ अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है और मनमाना भी बताया है। कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन सही नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है और राजनीतिक दलों का फंडिंग की जो जानकारी है उजागर ना करना उद्देश्य के विपरीत है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा और आदेश दिया कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान की विवरण जो है वो 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया गया है कि 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर यह सारी जानकारी वो साझा करे।
आपको याद दिला दें, इस हियरिंग में जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था तो सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि जो नागरिक हैं इस देश के, उनके लिए इस चुनावी बॉन्ड में कौन किसको पैसा दे रहा है, कौन कहां से इन बॉन्ड्स में पैसा आ रहा है, ये जानकारी जानना जरूरी नहीं है। उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक तरफा रखते हुए इसको असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए इसको अवैध करार दिया है। The information about the funding of political parties is essential for the effective exercise of the choice of voting. One of the factors which contributes to political inequality is the difference in the ability of persons to influence political decisions because of economic inequality. Economic inequality leads to differing levels of political engagement because of the deep association between money and politics. At a primary level, political contributions give a seat at the table to the contributor. That is, it enhances access to legislators. This access also translates into influence over policy making. There is also a legitimate possibility that financial contribution to a political party would lead to quid pro quo arrangements because of the close nexus between money and politics. मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आपको याद होगा कि जब ये संशोधन लाया गया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन लाया गया था और इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन लाया गया था, कंपनीज एक्ट में संशोधन लाया गया था। इस नज़रिए से लाया गया था कि इसके द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो निश्चित रूप से पैसा भाजपा को देंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। तो ये मेरे दोस्त लेट अरुण जेटली जी का ब्रेन चाइल्ड था और इसका नाम रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव और सीट बंटवारे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और हमारा किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा किसी से गठबंधन है। इस ऐलान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हर पार्टी को अपनी मजबूरियां होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। आपको यह भी याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। देखिए, जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और कोई सवाल नहीं पूछेगा इसके बारे में। नहीं, ये बातचीत चल रही है। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। मेरे सहयोगी नजीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, अभी तक तो अब्दुल्ला साहब इंडिया गठबंधन की बैठकों में भी गए, बातचीत भी चल रही, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब्दुल्ला साहब ने तय किया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे? जी, एक अचानक सी यूटर्न आई। फारूक अब्दुल्ला बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे इंडिया अलायंस के और बार बार ये कहते थे कि हमें बीजेपी को हराना है, बीजेपी के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ना है। आज उसने अचानक ऐलान किया कि हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे, अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे और ये भी इंडिया अलायंस का जो जम्मू कश्मीर का चैप्टर है उसको क्लोज किया। कहा इस बारे में अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए, ये तय है, पार्टी ने फैसला लिया है। जाहिर सी बात है, कई चीजें याद है। जयराम रमेश की जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी भी ये प्रतिक्रिया आई है कि वो इसके साथ रहेंगे। अपनी पार्टीज की लिमिटेशन है, लिमिटेशन में ये बात ये भी बताई जाती है, कई अटकलें की जिस तरह फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की समन्स आई थी पिछले 1 महीने में 2 बार, वो उसने क्वेश्चनिंग ज्वाइन नहीं की। लेकिन ये भी जो अपोजिशन कह सकती है कि दबाव है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने एक फैसला लिया है। पहले ही उमर अब्दुल्ला कहते हैं जिनके पास जो सीटें हैं वहां पे वो लड़ेंगे। यानी कश्मीर घाटी में 3 जो पार्लियामेंट सीटें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस है और वही लड़ेगी। पीडीपी भी उस पर दुखी थी और कांग्रेस के पास फिर जम्मू में 2 सीटें थी, उन पे अलायंस की बात हो रही थी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने अब पूरा वो जो इंडिया ब्लॉक का जो जम्मू कश्मीर में इसकी पॉसिबिलिटी इलेक्शन लड़ने की एक साथ वो बिल्कुल बंद कर दी है।
जैसे मैंने कहा कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया था और जयराम रमेश कह रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। टीएमसी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने टीएमसी अपना जो एमपी पद था उससे इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस्तीफा जो है ममता बनर्जी को सौंपा है। जादवपुर से सांसद हैं मिमी चक्रवर्ती। स्थानीय नेतृत्व से नाराज होकर मिमी चक्रवर्ती ने ये फैसला लिया है। पर इसमें देखिए एक पेंच है, उन्होंने फैसला अध्यक्ष लोकसभा को नहीं भेजा है, उन्होंने ममता बनर्जी को ये फैसला ये अपना जो इस्तीफा है वो भेजा है। सौरभ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जब मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां दो सशक्त नारियों महिलाओं के तौर पर टीएमसी ने इनको पेश किया था, दोनों एमपी, ऐसा क्या नाराजगी हो गई मिमी चक्रवर्ती की वो इस्तीफा देने पर आ गई हैं? देखिए, मिमी चक्रवर्ती 2019 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जादवपुर से जीता था, जैसे आपने कहा, और सांसद थे तृणमूल कांग्रेस के। और उनका कहना है कि लोकल लेवल का जो लीडर है, जो नेतृत्व है दल का, उनके साथ उनकी बन नहीं रही थी। वो जब काम करने जा रहे थे तो बाधा डाले जा रहे थे। और उनका कहना है कि उन्होंने अपने इस्तीफा ममता बनर्जी को दिया है। हालांकि जैसे आपने कहा, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दिया है। और ममता बनर्जी ने उनको कहा है कि उनके जो विषय है, उनके जो परेशानी है, उसे ममता बनर्जी संभाल लेगी। और उनकी जो इस्तीफा है जो उन्होंने दिया है ममता बनर्जी को, वो स्वीकार नहीं किया गया है। मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां दोनों पॉपुलर फिल्म एक्ट्रेस है और फिल्म स्टार्स है। और नुसरत जहां बशीरहाट से चुनाव जीते थे और मिमी चक्रवर्ती जादवपुर से जीते थे। जादवपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है यहाँ लोकसभा सीटों के अगर माना जाता है कोलकाता में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। और वहां से मिमी चक्रवर्ती जीते थे 2019 में, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दिया है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दिया है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ, और ये जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। वहीं इमरान खान ने पाकिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। अमर अयूब को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया है और गठबंधन के लिए इमरान खान ने अपना रुख नरम किया है। सरकार बनाने के लिए पार्टियों से बातचीत करने को वो तैयार हैं। अपनी पार्टी को पीपीपी से भी बातचीत करने को कहा है। पहले इमरान खान ने पीएमएलएन पीपीपी से बातचीत की मनाही की थी।